हेलो स्टूडेंट, आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज के इस ऑनलाइन सेशन में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग कक्षा 12 के लिए केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, जिसमें लेसन का नाम है डी और एफ ब्लॉक के तत्व। जिसके पिछले क्लास में हम लोगों ने मैग्नेटिक प्रॉपर्टी देखा था डी ब्लॉक का। आज की इस क्लास में हम अगली टॉपिक शुरू करेंगे, अगली टॉपिक पढ़ेंगे जो कि क्या है, रंगीन आयन का बनना। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि डी ब्लॉक के तत्व या फिर संक्रमण तत्व रंगीन आयन क्यों बनाते हैं। ये यहाँ पे बहुत बड़ा सवाल होता है और कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। चाहे हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करें, चाहे हम बोर्ड एग्जाम की बात करें, तो सबके लिए ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसका क्या कारण है, आज की इस क्लास में हम यही देखने वाले हैं, ठीक है ना। तो वीडियो को शुरू करने से पहले चंद पंक्ति आप लोगों के लिए कि बीज की तरह होते हैं विचार, यानी कि विचार जो होते हैं वो बीज की तरह से होते हैं, जैसा बोओगे वैसा ही फल मिलेगा, ठीक है। तो इसी के साथ चलिए हम लोग इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो क्या है, हेडिंग लगा लीजिएगा, रंगीन आयन का बनना यानी कि फॉर्मेशन ऑफ कलर आयन। जो ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं ये कलर को क्यों शो करते हैं, इसका क्या कारण होता है कि ये कलर यानी कि रंगीन होते हैं, इसी को आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। चलिए देखिए, जैसा कि दिया पिछला वाला क्लास में हम लोगों ने देखा था मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, और ये जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होता है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। वहां से हम लोग चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात करते हैं, मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करते हैं, जिसको हम लोग म्यू बोलते हैं। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर साल के क्वेश्चन में पूछा जाता है। चाहे यानी कि बहुविकल्पी की बात करें, बहुविकल्पी में अक्सर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक ना। कोई एग्जाम्पल दे देगा, जैसे मान लीजिए Fe2+ दे दिया या Fe3+ दे दिया, और बोलेगा इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है और इसका चुंबकीय व्यवहार कैसा होगा, मतलब अनुचुंबकीय होगा कि प्रतिचुंबकीय होगा, ठीक है ना। ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो भैया अगर आप पिछला क्लास नहीं देखे हैं तो इंपॉर्टेंट क्लास है पिछला, पहले आप उसको देख लीजिए, इसके बाद इसको देखेंगे तो और भी बेहतरीन तरीके से आप लोग को ये समझ में आएगा, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं इसमें रंगीन आयन क्यों बनाते हैं। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं जो डी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं, जो यानी कि डी ब्लॉक के तत्व होते हैं, उनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है। क्या होता है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है, यानी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। अब ये अयुग्मित इलेक्ट्रॉन क्या होता है, अगर आप पिछला क्लास देखे हैं भैया आप लोग को बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। वैसे हम यहाँ पे बताने का प्रयास कर रहे हैं कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन क्या होता है। देखिए, जैसे आप जानते हैं डी जो ऑर्बिटल होता है उसमें 5, यानी कि डी जो उपकोष होता है, सबसेल होता है, उसमें 5 ऑर्बिटल होते हैं। कितने होते हैं, 5 ऑर्बिटल होते हैं। ये हो जाएगा 1 2 3 4 और यहाँ पे 5। इसमें अगर देखा जाए 1 2 3, जैसे मान लीजिए यहाँ पे अगर हमने 3 इलेक्ट्रॉन को भर दिया, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमने 3 इलेक्ट्रॉन को भर दिया है, और ये जो इलेक्ट्रॉन को भरा जाता है ऑर्बिटल में, कक्षक में, ये हुंड के नियम के अनुसार भरा जाता है। किसके अनुसार भरा जाता है, हुंड के नियम के अनुसार भरा जाता है। हुंड क्या कहता है कि जब तक सभी में एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं हो जाता है तब तक हम लोग दोबारा इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग करना शुरू नहीं करते हैं। यही भी यह हुंड का रूल है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रूल है, ठीक है ना। अब देखिए जरा यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है। युग्मित का मतलब क्या होता है, जोड़ा होता है। युग्मित का क्या मतलब होता है भैया, जोड़ा होता है। और अयुग्मित का मतलब जो जोड़े में ना हो। युग्मित का मतलब क्या होता है, जोड़ा में, मतलब जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे भैया, युग्मित बोलेंगे। बात समझ में आ गई। अगर कपल है, लेडीज और जेंट्स है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, युग्मित बोलते हैं, यानी कि पेयर बोलते हैं, जोड़ा बोलते हैं। लेकिन अगर केवल सिंगल है, अगर केवल सिंगल है, चाहे लेडीज हो चाहे जेंट्स हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अनपेयर्ड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, अनपेयर्ड बोलेंगे। उसी तरीके से सेम टू सेम यहाँ भी है। अगर सिंगल इलेक्ट्रॉन रहेगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, अयुग्मित बोलेंगे, जिसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है भैया, अनपेयर्ड बोला जाता है। तो ऐसे कितने अनपेयर्ड है, ऐसे कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, तो आप तुरंत पकड़ लेंगे। एक यहाँ पे होगा तब ये युग्मित होगा, एक यहाँ पे होगा तब ये युग्मित होगा, एक यहाँ पे होगा तब ये युग्मित होगा। मतलब ये तीनों जेंट्स हैं, मतलब ये तीनों जेंट्स हैं। अगर यहाँ पे एक लेडीज को बैठा दिया जाए, यहाँ पे एक लेडीज को बैठा दिया जाए, एक लेडीज को यहाँ पे बैठा दिया जाए, तो ये क्या हो जाएंगे, पेयर में हो जाएंगे, यानी यहाँ पे जोड़ा बन जाएगा, जोड़ा बन जाएगा यहाँ पे। तो मतलब यहाँ पे क्या है, 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। अगर हम इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इसमें 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, मतलब 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। बात को समझ में आ गई ना। तो इसमें जो अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, जिसको हम लोग यन से रिप्रेजेंट करते हैं, जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, इसको हम लोग स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। यानी अगर पूछा जाए इसमें स्मॉल एन का मान कितना है, तो भैया आप तुरंत बता लेंगे इसमें स्मॉल एन का मान कितना भैया, 3 है। पहले पढ़ रही ना बात। अगला देखिए, जैसे अगर हम ये कर दे, ये मान लीजिए अगर आपका है,
1 2 3 4। अब यहाँ पे मान लीजिए अगर हमने 2 ही इलेक्ट्रॉन रखा है, या फिर मान लीजिए यहाँ पे अगर हमने 5 इलेक्ट्रॉन रख दिया, तो बताइए अब इसमें n का मान होगा, तुरंत आपकी खोपड़ी काम कर जाएगी कि भैया वही पेयर वाला, जोड़े वाला, यहाँ पे सभी सिंगल बैठे हुए हैं, इसको डबल होना है, तो डबल होने के लिए क्या करेंगे, एक लेडीज यहाँ बैठाएंगे, एक लेडीज यहाँ बैठाएंगे, एक लेडीज यहाँ बैठाएंगे, एक लेडीज यहाँ पे, एक लेडीज यहाँ बैठाएंगे, मतलब 5 लेडीज बस इनके बैठाएंगे, तब जाकर के सभी के सभी पेयर होंगे, सभी सभी जोड़े भी होंगे, तभी तो एक दूसरे से शादी हो पाएगी। बात सबको समझ में। तो यहाँ पे ये है आपका, यहाँ पे अगर n का मान देखा जाए तो n का मान यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, यानी यहाँ पे जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, वो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, यानी कि 5 हो जाएगा। बात सबको समझ में आ गई। तो ये चीज होता है, और जो डी ब्लॉक होते हैं इनमें ये कैपेसिटी होती है, डी ब्लॉक के जो एलिमेंट होते हैं इनमें ये कैपेसिटी होती है, ये क्षमता होती है कि ये सब क्या कर सकते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को शो कर सकते हैं, इसके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, इसके पास क्या होते हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसमें n का मान यहाँ पे आपने देखा 3 है, यहाँ पे आपने n का मान देखा कितना है, 5 है, यानी कि 5। ठीक है ना, तो ये चीज पहले आपको पता होनी चाहिए। चलिए अब हम लोग बताते हैं, हम लोग समझते हैं कि डी ब्लॉक के जो एलिमेंट होते हैं वो कलर क्यों शो करते हैं। ठीक है ना, तो इसके पहले आप ये नोट कर लीजिए। और हाँ, पिछले क्लास में हम आपको ये भी बताए थे, अगर हमको n का मान मिल गया हम म्यू का मान भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर n का मान हमको पता हो गया तो हम लोग म्यू का मान भी कैलकुलेट कर सकते हैं। म्यू यहाँ पे क्या है, चुंबकीय आघूर्ण है, मैग्नेटिक मोमेंटम। म्यू यहाँ पे क्या है, चुंबकीय आघूर्ण है, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक मोमेंटम बोलते हैं। अगर हमको पता करना है कोई भी एलिमेंट या फिर कोई भी आयन इसमें कितना मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है, तो भैया ये कौन बताता है, यही बताता है, म्यू बताता है, यानी चुंबकीय आघूर्ण बताता है, यानी मैग्नेटिक मोमेंटम बताता है। बात सबको समझ में आ गई ना। इसके लिए एक फार्मूला होता है, फार्मूले में हमने आपको ढेर सारा न्यूमेरिकल करवाया था, और एक हमने यानी कि कुछ इसमें होमवर्क भी दिया था, और कुछ बच्चों ने कमेंट करके इसका आंसर भी दिया था, या किसी माध्यम से कुछ बच्चों ने हमको आंसर भी किया था। तो बहुत अच्छा लगता है जब कमेंट बॉक्स के माध्यम से या फिर और किसी माध्यम से बच्चे क्वेश्चन दिया जाता है तो उसका आंसर देते हैं, वो भी सही सही आंसर देते हैं। ठीक है ना, और ये भी बोलते हैं कि सर इतनी बेहतरीन तरीके से हमको समझ में आता है कि हम क्या ही बताएं। तो आप लोग भी अगर आप ध्यान से देखेंगे आप लोग को ये सब बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, देखिए म्यू का मान कितना हो जाता है, अंडर रूट में n इंटू n+2। ये होता है भैया n का मान, सॉरी म्यू का मान। म्यू का मान क्या हो जाता है, अंडर रूट में n इंटू n+2, यानी यहाँ पे क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, यही है अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन सिंगल है, कितने लोग यहाँ पे सिंगल है, वही यहाँ पे क्या होता है, n का वैल्यू होता है, वही यहाँ पे n का मान होता है। ठीक है ना, तो ये है आपका चुंबकीय आघूर्ण म्यू यहाँ पे है, जिसको हम इंग्लिश में मैग्नेटिक मोमेंटम बोलते हैं। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। इसके बाद हम आगे चले, हमारा जो मेन टॉपिक यहाँ पे आज का है वो क्या है, कलर आयन शो करते हैं डी ब्लॉक के एलिमेंट। ऐसा क्यों होता है, इसका क्या रीजन होता है, इसकी आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं, एकदम बेहतरीन तरीके से चर्चा करने वाले हैं। उसके पहले आप लोग इसको नोट कर लीजिए। हो गया, ओके। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं आगे। देखिए जो डी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं उसमें कैपेसिटी होती है ये सब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को शो करें, इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, ये तो आपको पता ही है। अब देखिए जैसे मान लीजिए ये कोई डी ऑर्बिटल है। अच्छा, जो डी ऑर्बिटल होता है इसमें सबका नाम क्या होता है, आपको ये भी पता होना चाहिए। आपको 1 2 3 4 5 ये सबको, यानी कि ये सबका नाम भी आपको पता होने चाहिए, किसको क्या बोलते हैं। तो देखिए अगर आपको नहीं पता है तो यहाँ पे हम आपको बता देते हैं। ये देखिए इसको बोलते हैं DXY, इसको बोलते हैं DYZ, इसको बोलते हैं DZX, इसको बोलते हैं DX² -Y², और इसको बोलते हैं DZ²। ठीक है ना, ये यहाँ पे होता है DXY, पहले वाले ऑर्बिटल को बोलते हैं। दूसरे क्या बोलते हैं DYZ, DZX, DX² -Y² और DZ²। ठीक है, तो ये आपका पता होना चाहिए। ये जो 3 होते हैं, ये जो 3 यहाँ पे होते हैं, ये कैसे होते हैं, ये होते हैं नॉन एक्सियल। ये कैसे होती है, नॉन एक्सियल होते हैं, मतलब ये एक्सिस के बीच में बनते हैं, आपको पता होना चाहिए। अगर नहीं पता है तो आप घबराइए मत, हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे देंगे, इस पर हम वीडियो बना चुके हैं, हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे देंगे, वहां से आप लोग बेहतरीन तरीके से इसको पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा। क्योंकि आपको जब ये नहीं पता रहेगा तो आप स्प्लिटिंग नहीं समझ पाएंगे। ठीक है ना, तो ये आपको पता होनी चाहिए। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो भैया हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे देंगे, वहां से आप लोग देख लीजिएगा कैसे ये सब एक्सिस के बीच में लाई करते हैं। ठीक है ना, तो ये होता है। और ये जो यहाँ पे होते हैं 2 ऑर्बिटल, ये ऑन द एक्सिस, मतलब एक्सिस पर ही बनते हैं। इसको हम लोग एक्सियल बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन एक्सियल बोलते हैं। मतलब ये एक्सिस पर बनता है और ये एक्सिस के बीच में बनता है, ये आपको ध्यान होना चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए। बात सबको समझ में आ गई ना। चलिए देखिए यहाँ पे आपको क्या देखने में समझ में आ रहा है,
यहाँ पे आपको क्या देखने में समझ में आ रहा है, ये जो पांचों डी ऑर्बिटल हैं, ये जो पांचों डी कक्षक हैं, इसकी ऊर्जा यहाँ पे क्या है, यहाँ पे समान है। इसकी एनर्जी यहाँ पे क्या है, इक्वल है, यानी इसकी ऊर्जा यहाँ पे क्या है भैया, समान है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अपभ्रंश डी कक्षक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अपभ्रंश डी कक्षक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अपभ्रंश डी कक्षक बोलते हैं। जिसको इंग्लिश में बोले तो इसको क्या बोला जाता है, डीजेनरेट ऑर्बिटल बोला जाता है। क्या बोला जाता है, डीजेनरेट। ये कभी कभी एक नंबर में पूछ लिया जाता है कि अपभ्रंश डी कक्षक किसे कहते हैं। तो अपभ्रंश डी कक्षक किसे कहते हैं, जिसमें पांचों ऑर्बिटल, जो डी ऑर्बिटल होता है उसमें 5 ऑर्बिटल होते हैं, जो डी यानी कि डी सबसेल होता है उसमें 5 ऑर्बिटल होते हैं। तो अगर पांचों ऑर्बिटल की एनर्जी क्या होती है, समान होती है। अगर पांचों ऑर्बिटल की, पांचों कक्षकों की अगर ऊर्जा समान होती है तो इसी कक्षक को हम लोग क्या बोलते हैं, डीजेनरेट कक्षक बोलते हैं, यानी कि डीजेनरेट ऑर्बिटल बोलते हैं, या उसी को क्या बोला जाता है, अपभ्रंश डी कक्षक बोला जाता है। कहीं कहीं पे समभ्रंश भी लिखा गया है, भैया मतलब एक ही होता है। मतलब यहाँ पे सबकी एनर्जी क्या होती है, इक्वल होती है। सबकी एनर्जी क्या होती है, यहाँ पे इक्वल टू होती है, मतलब सबकी ऊर्जा आपस में क्या होती है भैया, बराबर होती है। इतनी बात सबको क्लियर होगी। लेकिन यहां तक तो ठीक था, यहां तक तो ठीक था। अब यहां पे क्या होगा, जैसे ही इसके संपर्क में, जैसे ही इसके संपर्क में, या फिर इसको अगर आप क्या करेंगे, अगर आप वाटर में डालेंगे, पानी में डालेंगे, तो पानी आपका क्या होता है, वाटर आपका क्या होता है, उसका फार्मूला क्या होता है, H2 होता है, एक प्रकार का लिगेंड होता है। अब ये लिगेंड कहां से नया शब्द आ गया, लिगेंड। आप लोग परेशान ना होइए, आप अगला वाला जो चैप्टर है वहां पे हम बेहतरीन तरीके से पढ़ा दिए हैं। जो उपशास्त्रयोजन यौगिक है ये हमने बेहतरीन तरीके से पढ़ाया है। अगर आप नहीं पढ़े हैं तो वहां पे जाकर के आप लोग भैया उसको पढ़ सकते हैं, या फिर हम यहाँ पे थोड़ा सा हिंट आपको दे दें कि आपका लिगेंड होता क्या है। देखिए, लिगेंड ऐसी स्पीशीज को बोलते हैं जो क्या करता है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को दान कर सकता है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है। यानी कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को जो डोनेट करता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं भैया, यानी कि लिगेंड बोलते हैं। उसी को क्या बोला जाता है, हिंदी में लिगेंड भी उसी को बोला जाता है। लिगेंड और लिगेंड आपका दोनों हिंदी और इंग्लिश दोनों में यही बोला जाता है। आप कंफ्यूज ना हो जाइएगा, इंग्लिश में, हिंदी में कुछ और बोलते हैं, इंग्लिश में कुछ और बोलते हैं, नहीं। तो लिगेंड क्या होते हैं, जो क्या करते हैं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं। जैसे आपका H2 हो गया, जैसे आपका H2O हो गया। अब इसमें देखिए ऑक्सीजन के पास क्या होता है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। ये क्या करता है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी को दे सकता है। मतलब ये क्या है, एक प्रकार का लिगेंड है। जैसे आपका Cl हो गया, Cl माइनस ले लीजिए, चाहे Cl ले लीजिए, इसमें भी देखिए कितना होता है, 3 जोड़ी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। ये भी क्या कर सकता है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लिगेंड बोलते हैं। मतलब कि जो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन युग्म को डोनेट कर सकता है, जिसको हम लोग हिंदी में आबंध युग्म बोलते हैं। ठीक ना, इलेक्ट्रॉन युग्म, युग्म का मतलब जोड़ा, जो जोड़े में इलेक्ट्रॉन को दान कर सकते हैं वही स्पीशीज क्या कहलाते हैं, लिगेंड कहलाते हैं। तो जैसे ही इसके संपर्क में ये जो डीजेनरेट यानी कि जो अपभ्रंश डी कक्षक है, इसके संपर्क में जैसे ही कोई लिगेंड आता है, लिगेंड मान लीजिए आपका वाटर था, लिगेंड यहाँ पे क्या था, मान लीजिए आपका वाटर था, तो जैसे ही इसके संपर्क में ये वाटर आता है, जैसे ही इसके संपर्क में ये जल आता है, तो इनमें क्या होती है, खलबली मचने लगती है। खलबली क्यों मचने लगती है, क्योंकि यहाँ पे डी यानी जो H2 है, H2 आने के कारण ये जो आपका अपभ्रंश डी कक्षक है इसमें खलबली होने लगती है। क्यों खलबली होने लगती है, क्योंकि इसकी ऊर्जा यहाँ पे क्या करती है, इंक्रीज कर जाती है। इसकी ऊर्जा बढ़ जाती है, इसकी ऊर्जा इतनी ज्यादा बढ़ जाती है, इसकी ऊर्जा इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि ये आपस में स्प्लिट कर जाते हैं। अब ये स्प्लिट हमने क्या शब्द बोल दिया, अब ये स्प्लिट हमने क्या शब्द बोल दिया, इसको अभी हम यहाँ पे आपको समझा रहे हैं। बस अभी आप केवल इतना जानते रहिए कि जो डी ऑर्बिटल होते हैं, जिसको हम लोग अपभ्रंश डी कक्षक बोलते हैं, इसके संपर्क में जैसे ही कोई लिगेंड आता है, ये जो सभी पांचों डी कक्षक हैं, डी ऑर्बिटल हैं, उनकी एनर्जी में यहाँ पे क्या हो जाती है, एनर्जी बढ़ जाती है। एनर्जी इतनी ज्यादा बढ़ जाती है, ये 2 पार्ट में टूट जाते हैं। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्प्लिटिंग बोलते हैं। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं भैया, स्प्लिटिंग बोला जाता है। बात सबको समझ में आ गई नहीं? एक बार फिर से समझ लीजिए, ये जो डी कक्षक यहाँ पे होते हैं, जिसको हम लोग अपभ्रंश डी कक्षक बोलते हैं या फिर समभ्रंश डी कक्षक बोलते हैं, इसकी ऊर्जा यहाँ पे क्या होती है, इक्वल होती है, समान होती है। लेकिन जैसे ही इसके संपर्क में कोई लिगेंड आएगा, यानी कि नॉर्मल में तो ये ऐसे ही है, इस पर कोई इफेक्ट नहीं है। लेकिन जैसे ही इसके संपर्क में कोई लिगेंड आता है, जैसे इसके संपर्क में कोई लिगेंड आता है, जैसे आपका वाटर हो गया, जैसे क्या होगा, वाटर हो गया, ये इसमें खलबली मचने लगती है। इसकी ऊर्जा क्या हो जाती है, इंक्रीज कर जाती है। इसकी ऊर्जा क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। बढ़ने के कारण इसमें वाइब्रेशन होने लगता है। इसमें यानी कि ये सभी जो ऑर्बिटल होते हैं आपस में वाइब्रेट करने लगते हैं, और वाइब्रेट करने के कारण इतना ज्यादा इसमें वाइब्रेशन हो जाता है भैया, ये 2 भाग में क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं।
क्या हो जाते हैं, या 2 पार्ट में टूट जाते हैं। ठीक उसी प्रकार से जैसे मान लीजिए कोई बच्चों का समूह है, कोई 5 बच्चों का समूह है। इस 5 बच्चों के समूह में यहाँ पे सभी आपस में एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त हैं। 5 बच्चे जो हैं ये आपस में क्या बहुत अच्छे दोस्त हैं, लेकिन केवल बच्चे ही थे तब दोस्त है, मतलब कि सभी आपस में साथ में थे। इसका मतलब सभी की एनर्जी क्या होती है, समान होती है, सभी में बढ़िया से साथ गांठ बैठती है। जो एक काम करता है वही तीनों मिलकर के उस काम को करते हैं, मतलब बहुत गहरी दोस्ती है पांचों में। लेकिन जैसे ही उसके बीच में कोई एक्स आ जाएगी, मतलब अब आप समझ रहे हैं, एक्स आ जाएगी जैसे ही यानी कि इन सबके संपर्क में, तो क्या करेगी वो, इन लोगों के बीच में फूट डालेगी, इन दोनों के बीच में फूट डालेगी। बात को समझ में आ गई ना। तो फूट डालेगी, फूट डालने का मतलब क्या है, इनको तोड़ने का काम करती है। और ये आपका जो लेडीज है, मतलब जो यक्ष है वो क्या है, लिगेंड है। यहाँ पे यक्ष जो है वो क्या है, लिगेंड है। मतलब ये यक्ष जब आती है, ये जो 5 भाई थे, मतलब जो 5 दोस्त थे, एकदम भाई की तरह से ही बिहेव करते थे 5 एक दूसरे के साथ। तो इनमें क्या कर दिया, ये फूट डाल दिया। जैसे ही कोई यक्ष आ गई, उसी तरीके से लिगेंड भी होता है। जैसे ही ये 5 के संपर्क में आता है, ये सब में क्या करता है, फूट डाल देता है। क्यों फूट डाल देता है, क्योंकि यहाँ पे इसकी ऊर्जा समाप्त हो, यानी कि इसकी अपभ्रंशता समाप्त हो जाती है, इसकी ऊर्जा बढ़ जाती है। और इसकी ऊर्जा इतनी ज्यादा बढ़ जाती है, ये सभी के सभी क्या करते हैं, 2 पार्ट में टूट जाते हैं। 2 पार्ट में क्या करते हैं, टूट जाते हैं। इसमें से कभी कभी क्या होते हैं, कुछ ऊपर चले जाते हैं और कुछ नीचे चले जाते हैं। जैसे मान लीजिए आपका 2 ऊपर चले जाते हैं, ये मान लीजिए अगर 2 ऊपर चला गया, ठीक है ना, और यहाँ पे 3 जो होता है वो नीचे चले जाते हैं। मतलब कि जो दो दोस्त थे, इनकी ऊर्जा क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। इनकी ऊर्जा बढ़ जाती है, मतलब ये जो यक्ष है ये 2 के साथ चली गई, और ये 3 बेचारे रोते क्या हो जाएगा, रोते हैं। मतलब कि क्या चाहते हैं, ये फूट डाल दी तो ये 2 के साथ निकल ली, इसके बाद ये 3 रोते हैं। यानी कि रोते रोते जो है कि इनकी एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। बात सबको समझ में आ गई ना। तो ये चीज है, इसको हम लोग यहाँ पे क्या बोलते हैं, इजी बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं भैया, T2G बोलते हैं। अब ये हमको बताइए, हमने तो इसका नाम रख दिया था, dxy, dyz, dzx, dx² माइनस y² और dz²। अब यहाँ पे 2 और 3 के रूप में टूटा है, तो कौन कौन सा ऊपर चला गया, तो ये यहाँ पे भैया अगर आपको समझना है तो वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम इसका लिंक देंगे। यहाँ पे क्या होता है कि ये dx² माइनस y² और ये होता है dz²। मतलब जो इजी ऑर्बिटल होता है उसमें हमेशा यही रहता है dx² माइनस y² और dz²। और ये आपका क्या बचता है, dxy बचता है, ये बचता है dyz बचता है, ये बचता है dzx। अब कभी कभी क्या होता है, अब कोई जरूरी नहीं है कि इजी की ही एनर्जी ज्यादा होगी, T2G की एनर्जी कम नहीं, यानी कि ज्यादा नहीं होगी, ऐसा भी हो सकता है। ये तो यहाँ पे यानी कि डिपेंड करता है कि आपका ऑक्टाहेड्रल है कि टेट्राहेड्रल है, ठीक है ना, ये यहाँ पे डिपेंड करता है। तो वहां पे आपको ये अगला जो चैप्टर है यानी कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, उसमें आपको ये पढ़ाना पड़ेगा, उसमें आप लोग पढ़ेंगे ये बेहतरीन तरीके से। बशर्ते आपको इतना जानते रहिए, यहाँ पे क्या होती है, किसी एक की एनर्जी क्या हो जाती है, किसी एनर्जी यानी कि ज्यादा हो जाती है, और किसी दूसरे की एनर्जी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ज्यादा वाला यहाँ पे हमने, लेकिन ये चीज आपको ध्यान देना है, इजी और T2G में ही ये क्या करता है, ब्रेक करता है। इजी और T2G में ही ये क्या करता है, टूटता है। इजी में 2 ऑर्बिटल होते हैं, जिसका नाम क्या होता है, dx² माइनस y² और आपका dz²। आपका जो T2G होता है, इसका जो नाम होता है dxy, dyz और dzx होता है। आपका यहाँ पे 3 ऑर्बिटल होते हैं, ठीक है ना। ऐसा क्यों होते हैं, क्योंकि यहाँ पे इसकी एनर्जी क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है। ये आपके क्या होते हैं, एक्सियल होते हैं। ये कैसे होते हैं, नॉन एक्सियल होते हैं। और इसी को ये जो d ऑर्बिटल है, अपभ्रंश d कक्षक है, इसको क्या करता है, ये 2 पार्ट में टूट जाता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्प्लिटिंग बोलते हैं। इसी को क्या बोला जाता है, स्प्लिटिंग बोला जाता है। इसी को क्या बोला जाता है, स्प्लिटिंग बोला जाता है। बात सबको समझ में आ गई ना। तो ये आपका क्या है, स्प्लिटिंग है। बात सबको समझ में आ गई ना। तो ये चीज यहाँ पे है, इसको पहले आप लोग थोड़ा सा नोट कर लीजिए, ठीक। तो ये है, एक बार फिर से हम इसको समझा दें। देखिए, यानी कि d ऑर्बिटल जो होता है, इसकी ऊर्जा क्या होती है, समान होती है। समान ऊर्जा के सभी d कक्षक होते हैं। लेकिन जैसे इसके संपर्क में कोई लिगेंड आता है, इसमें खलबली मचने लगती है, मतलब इसकी ऊर्जा क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। अच्छा, जब यहाँ पे समान ऊर्जा के होते हैं, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, अपभ्रंश d कक्षक बोलते हैं।
ठीक है ना। लेकिन जैसे इसके संपर्क में कोई लिगेंड आता है तो लिगेंड आने पर इसकी ऊर्जा क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, और इतनी ज्यादा इसकी ऊर्जा बढ़ जाती है ये अपने आप को यानी कि समान ऊर्जा में एग्जिस्ट नहीं कर पाते हैं, ये दो पार्ट में क्या करते हैं, टूट जाते हैं। यानी कि एक को बोलते हैं हम लोग ईजी और दूसरी को हम लोग क्या बोलते हैं, T2G। ईजी में आपका क्या होता है dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर dz स्क्वायर, और T2G में क्या होता है dxy dyz और dzx होता है। और इसी को दो पार्ट में टूटना, डी ऑर्बिटल के संपर्क में जैसे ही कोई लिगेंड आता है तो यह दो पार्ट में टूट जाता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग बोलते हैं, और इसी को क्या बोला जाता है, डी संक्रमण भी बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है, डी संक्रमण भी बोला जाता है, डी ट्रांजिशन भी इसी को बोला जाता है। इसी को क्या बोलते हैं, डी संक्रमण भी बोलते हैं, डी संक्रमण। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कभी कभी पूछा जाता है डी संक्रमण क्या होता है, तो कभी कभी ये पूछ लिया जाता है डी संक्रमण क्या चीज होता है। तो क्या होता है कि जैसे ही अपभ्रंश डी कक्षक के संपर्क में कोई लिगेंड आता है तो डी कक्षकों की ऊर्जा यानी कि डी कक्षकों की अपभ्रंशता समाप्त हो जाती है। अपभ्रंशता समाप्त होने के कारण डी ऑर्बिटल डी कक्षक दो पार्ट में टूट जाते हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्प्लिटिंग बोलते हैं। और यहाँ पे डी संक्रमण भी इसी को बोला जाता है। क्यों बोला जाता है डी संक्रमण, इसको अभी हम यहाँ पे आगे आपको अब बताने जा रहे हैं। डी संक्रमण इसको क्यों बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्प्लिटिंग बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्प्लिटिंग बोलते हैं, ठीक ना। लेकिन यहाँ पे क्या होती है, दोनों की एनर्जी क्या हो जाती है, डिफरेंट हो जाती है। लेकिन अब हम लोग को समझना है डी संक्रमण क्या चीज होता है। चलिए देखिए, जैसे मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, तो यहाँ पे है तो पहले यहाँ पे अपभ्रंश डी कक्षक था, लेकिन जैसे ही इसके संपर्क में लिगेंड आया तो इसकी एनर्जी क्या हो गई, आपकी यानी कि इक्वल तो रहेगी नहीं, इसकी एनर्जी, इसकी अपभ्रंशता क्या हो जाएगी, यहाँ पे समाप्त हो जाएगी, समाप्त हो गई, जिसके कारण ये जो इलेक्ट्रॉन है सबसे पहले कहां पे एंटर करेगा, जिसकी ऊर्जा क्या होगी, कम होगी। आप तो ये भी जानते हैं, हुंड का नियम यही तो कहता है, इलेक्ट्रॉन सबसे पहले वहां पे एंटर करता है, इलेक्ट्रॉन सबसे पहले वहां पे प्रवेश करता है जिसकी ऊर्जा क्या होती है, सबसे कम होती है। तो सबसे ऊर्जा कम किसकी है, इसकी है, तो इलेक्ट्रॉन यहां पे आ जाएगा, इसमें इलेक्ट्रॉन यहां पे है। लेकिन जब डी ऑर्बिटल के संपर्क में लिगेंड आया था, जब डी ऑर्बिटल के संपर्क में लिगेंड आया था तो ये जो इलेक्ट्रॉन है लिगेंड का, सॉरी यानी कि जो डी ऑर्बिटल है इसका ये जो इलेक्ट्रॉन है यह जंप करके अपने अपर लेवल वाले में चला जाता है। इसको जब एनर्जी मिलती है, जब इसको ऊर्जा मिलती है तो ये जो डी ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन है जो आपका dxy में था, इसके पास जब ऊर्जा यानी कि इसको जब ऊर्जा दी जाती है तो ये स्प्लिट करके आपका अपर वाले लेवल में चला जाता है, क्योंकि इसके पास भाई क्या हो जाती है, ऊर्जा हो जाती है। क्योंकि भाई जैसे आप ही हैं, आपको अगर ढेर सारा पैसा दिया जाए, जैसे मान लीजिए अगर आपको 1000 रुपए दे दिया जाए, ढेर पैसा आप लोग अभी लेकर के क्या करेंगे, अभी आप लोग केवल पढ़ाई करिए, ठीक है ना। हाँ, तो जैसे मान लीजिए अगर आपको 1000 रुपया दे दिया जाए तो क्या हो जाएगा, 1000 रुपया आपके पास एक प्रकार की एनर्जी है, आपके पास एक प्रकार की ऊर्जा है, तो आपको क्या मिल गई, ऊर्जा मिल गई। जब आप ऊर्जा ले लेंगे मतलब जब आपको पैसा दे दिया जाएगा, आप चले जाएंगे घूमने टहलने। जब घूमने टहलने जा रहे हैं मतलब आपकी ऊर्जा क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, मतलब आप तब घर से बाहर निकलेंगे, ठीक है ना। जब आपको 1000 रुपया दे दिया जाए मतलब आप क्या करें, घर से बाहर जाएंगे, तो घर से बाहर जाएंगे उसी तरीके से इलेक्ट्रॉन भी होता है, इसको जब ऊर्जा दे दिया जाता है ये घर से बाहर दूसरे के घर में चला जाता है। कहां पे चला जाता है, दूसरे के घर में चला जाता है, ये यहाँ पे चला जाता है। लेकिन ये यहाँ पे कितने समय तक रुकेगा भाई, जैसे अगर आपको 1000 रुपया दिया गया है, आप दूसरे के घर, मौसी के घर या फिर मामा के घर चले गए, तो आप अपना घर क्या कर दिए, छोड़ दिए, मौसी के घर चले गए। लेकिन मौसी के घर, मामा के घर कब तक रहेंगे आप, कभी ना कभी तो वो 1000 रुपया जो आपको दिया था, आप घूमने टहलने में तो कभी ना कभी तो खर्च ही करेंगे। अगर आप टहलने निकल गए 1000 रुपया आपका तो कभी ना कभी समाप्त ही हो जाएगा। ऐसा तो होगा नहीं कि आप घूमने गए नानी के घर, मौसी के घर, तो आप हमेशा वहीं पर रहेंगे, नहीं, ऐसा तो होगा नहीं। इसके बाद जब आपका पैसा समाप्त हो जाएगा, घूमने जब आप गए थे, तो इसके बाद फिर पुनः आप घर वापस लौट के चले जाएंगे। बात सबको समझ में आ गई ना, कॉन्सेप्ट समझिएगा। यानी कि यहाँ पे क्या था, इलेक्ट्रॉन था, जब इसको ऊर्जा मिली तो यह अपर लेवल में गया, लेकिन कभी ना कभी तो इसकी ऊर्जा समाप्त होगी, कभी ना कभी आपको जो पैसा 1000 रुपया दिया गया था आपका कभी ना कभी तो समाप्त होगा। जब समाप्त होगा आप फिर से पुनः वहीं पे चले जाएंगे। तो आपका यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रॉन है जब इसको एनर्जी मिली या यहाँ पे चला गया, या ऊर्जा लेकर के यहाँ पे चला गया, लेकिन यह बहुत कम समय तक रुकता है, केवल कितने समय तक रुकता है, यहाँ पे 10⁻⁸ सेकेंड तक। यहाँ पे 10⁻⁸ सेकेंड मतलब 10⁻⁸ सेकेंड तक केवल यह ऑर्बिटल में यहाँ पे रुकता है। इसके बाद फिर पुनः अपने ही कक्षा में, अपने ही ऑर्बिटल में यह वापस लौट करके चला आता है। अब यहाँ पे जरा देखिए क्या हो रहा है,
ये भी तो डी है, ये भी तो डी है, ये भी तो डी का ऑर्बिटल है, ये भी तो डी का ऑर्बिटल है। इलेक्ट्रॉन कहां से यानी कि कहां से कहां तक स्प्लिट कर रहा है, इसमें संक्रमण कहां से कहां तक हो रहा है, डी से डी तक हो रहा है। बात सबको समझिएगा। अब आपको समझ में आ गया होगा हम समझाना क्या चाह रहे हैं। यानी कि जो इलेक्ट्रॉन है ये डी से डी में ही प्रवेश कर रहा है, एक डी से दूसरे डी में ही इंटर कर रहा है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, डीडी ट्रांजिशन बोलते हैं, डीडी संक्रमण बोलते हैं। डीडी संक्रमण इसको क्यों बोलते हैं आपको अब रिजल्ट समझ में आ गया होगा। क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो लोअर लेवल से जब एनर्जी को एक्सेप्ट यानी कि अब्जॉर्ब करता है वो अपर लेवल में जाता है, लेकिन वो आते समय एनर्जी को क्या कर देता है, इमिट कर देता है। लेकिन इमिट करके फिर वो अपनी प्रारंभिक कक्षा में आ जाता है। और ये जो प्रोसेस होता है कहां से कहां तक होता है, एक डी से दूसरे डी तक होता है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डीडी संक्रमण बोलते हैं, डीडी ट्रांजिशन बोलते हैं। आपको पूरा विश्वास है, हमको पूरा विश्वास है आप लोगों को अब समझ में आ गया होगा कि डीडी संक्रमण क्या है। कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है कि डीडी ट्रांजिशन क्या होता है, डीडी संक्रमण क्या होता है। तो डी ऑर्बिटल का डी ऑर्बिटल में ही स्प्लिट करना, डी ऑर्बिटल का डी कक्षक के इलेक्ट्रॉन का डी कक्षक के इलेक्ट्रॉन में ही संक्रमण करना क्या कहलाता है, डीडी संक्रमण कहलाता है, डीडी ट्रांजिशन कहलाता है। बात सबको समझ में आ गई ना। तो ये चीज यहाँ पे होता है। अब हमारा जो मेन टॉपिक था कलर को शो करना, अब हम यही समझते, देखिए यही से हमको समझ में आएगा कि कलर कैसे शो करते हैं। देखिए जैसे जब इलेक्ट्रॉन यहां से जंप करके अपने यानी कि अपर लेवल में जा रहा है, जब यहां से ये इलेक्ट्रॉन है जंप करके अपने अपर लेवल में जा रहा है, तो ये यहां से क्या करता है, यानी कि क्या किया था, एनर्जी को एब्जॉर्ब किया था। और जो एनर्जी को एब्जॉर्ब किया था या विजिबल रिएजन से एब्जॉर्ब किया था। विजिबल मतलब जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, दृश्य किरणें बोलते हैं। और दृश्य में कितने कलर यानी कि कलर होते हैं आप लोग जानते हैं, 7 कलर होते हैं, VIBGYOR। विबग्योर जिसको हम लोग इंद्रधनुष बोलते हैं। इंद्रधनुष में कितने कलर होते हैं, 7 कलर होते हैं। यही 7 कलर की उपस्थिति में ये इलेक्ट्रॉन यहां से स्प्लिट करके यहां से इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करके उसी 7 कलर से एनर्जी को एब्जॉर्ब करके यहां पे जाता है। लेकिन यहां से आते वक्त ये क्या करता है कि सभी प्रकार की किरणों को तो यानी कि उत्सर्जित करेगा नहीं। जो भाई इसने क्या किया था, विजिबल रीजन में एनर्जी को एब्जॉर्ब किया था, मतलब सभी प्रकार की किरणों को इसने क्या कर दिया, अवशोषित किया था, एब्जॉर्ब किया था। आते वक्त ये क्या कर लेगा, कुछ न कुछ एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेगा, मतलब किसी ना किसी कलर को ये क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, अवशोषित कर लेगा। जैसे मान लीजिए यह यहां से विबग्योर को यानी कि एब्जॉर्ब किया, अवशोषित किया, और यह यहां पे चला गया, यहां पे चला गया। लेकिन यहां से आते वक्त सभी प्रकार की कलर को मान लीजिए आपका, एक मिनट, मान लीजिए आपका ये VIGYOR, ये 1 2 3 4 5 6 कलर को इसने क्या कर दिया, उत्सर्जित किया। एक कलर यहां से देखिए गायब, कौन, VIB, मतलब यहां पे देखिए जो ब्लू वाला कलर है इसको इसने क्या कर दिया है, एब्जॉर्ब कर लिया। जब ये एब्जॉर्ब कर लिया है तो कहां से इसमें ब्लू वाला कलर दिखेगा, दिखेगा क्या यहाँ पे ब्लू वाला कलर, नहीं दिखेगा। और सभी कलर यहाँ पे तो शो होंगे, सभी कलर तो यहाँ पे दिखेंगे, लेकिन ये ब्लू वाला कलर यहाँ पे क्या करेगा, शो नहीं करेगा। यहाँ पे आपको ब्लैक दिखाई देगा या फिर इसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर आपको दिखाई देगा। ब्लैक तो नहीं दिखाई देगा लेकिन इसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर दिखाई देगा, जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, पूरक। जैसे अगर यहाँ ब्लू को एब्जॉर्ब कर रहा है, इसका जो विपरीत वाला कलर होता है उसको ये क्या करेगा, आपको शो करेगा। इसी प्रकार से जो कलर यानी कि जो डी ऑर्बिटल होते हैं वो कलर को रिप्रेजेंट करते हैं। एक बार फिर से हम इसको समझा दें, अभी आपको कोई कंफ्यूजन है तो एक बार फिर से यहाँ पे देख लीजिए, आपका कॉन्सेप्ट जो है कि क्लियर हो जाएगा। देखिए जैसे हम शुरू से अगर समझाना चाहें तो क्या है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अपभ्रंश डी कक्षक बोलते हैं। लेकिन जैसे इसके संपर्क में कोई लिगेंड आता है, इसकी एनर्जी क्या हो जाती है, इंक्रीज कर जाती है, बढ़ जाती है। इतनी ज्यादा इसकी एनर्जी बढ़ जाती है कि ये 2 पार्ट में क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है, टूट जाता है। एक को हम लोग क्या बोलते हैं, इजी बोलते हैं, और एक को हम लोग क्या बोलते हैं, T2G बोलते हैं। जो इजी होता है इसमें dxy यानी कि dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर और dz स्क्वायर होता है, और जो T2G होते हैं इसमें dxy dyz और dz यानी कि dzx होता है। यहाँ पे क्या होता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्प्लिटिंग बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, संक्रमण हिंदी में बोला जाता है। अब ये डीडी संक्रमण इसको क्यों बोला जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डी से ही क्या करता है, एनर्जी को एब्जॉर्ब करके डी में ही प्रवेश करता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, डीडी संक्रमण बोलते हैं, जिसको इंग्लिश में डीडी ट्रांजिशन बोला जाता है। अब ये कलर कैसे शो करता है, यहां से इलेक्ट्रॉन को जब यानी कि एब्जॉर्ब करता है, अवशोषित करता है, तो अवशोषित ये जो करता है इलेक्ट्रॉन यानी कि एनर्जी को, यह विजिबल रीजन में होता है, जिसको हम लोग दृश्य किरणें बोलते हैं। और उसमें आपके वही 7 कलर होते हैं जो रेनबो में होते हैं, इंद्रधनुष में होते हैं। लेकिन यह जब यहाँ पे जाता है, यहाँ से क्या करता है, एनर्जी को आते वक्त क्या करता है, एनर्जी को इमिट कर देता है। इमिट करता है तो कुछ कलर को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। जिस कलर को यह एब्जॉर्ब करता है उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर यानी उसका पूरा कलर जो होता है हमको दिखाई देता है। उसी को हम लोग क्या, इसी कारण ये क्या करता है, आपका यानी कि कलर को क्या करता है, शो कर देता है। जो कलर यह एब्जॉर्ब करेगा वो कलर यहाँ पे आपको नहीं दिखेगा।
ये कलर यहाँ पे नहीं शो होगा, वो कलर यहाँ पे नहीं दिखेगा, लेकिन उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर यहाँ पे शो होने लगेगा। ठीक है ना, क्या होता है कॉम्प्लीमेंट्री कलर, अब हम ये आपको बताने वाले हैं। लेकिन उसके पहले ये पूरी जो कहानी थी डी ट्रांजिशन या फिर कलर शो करने का, ये पहले आप लोग नोट कर लीजिए। आशा करते हैं आप लोगों को ये एकदम बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर कहीं भी कोई भी कंफ्यूजन है आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। ठीक है ना, इसको आप नोट करिए। इसके बाद हम आपको ये बताएं कि कॉम्प्लीमेंट्री कलर कौन होता है, मतलब यह अगर किस कलर को एब्जॉर्ब करेगा तो वह कौन सा कलर शो होगा। जैसे अगर ब्लू को एब्जॉर्ब कर रहा है तो कौन सा कलर शो करेगा, ये आयन कैसा होगा। ब्लू यानी कि ब्लू कलर को अगर एब्जॉर्ब करेगा ये आयन का कलर कैसा होगा। या फिर यानी कि जैसे मान लीजिए इंडिगो या फिर ब्लू को ग्रीन ही ले लीजिए, अगर आप जी ही ले लीजिए तो जी को अगर एब्जॉर्ब करता है तो कौन सा इसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर होता है, इसको हम लोग बताने वाले हैं। तो लेकिन उसके पहले आप लोग ये नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए अब हम लोग देख लेते हैं कॉम्प्लीमेंट्री कलर, मतलब यह किस कलर को अगर एब्जॉर्ब करता है तो ये जो कलर यानी कि आयन है वह किस कलर का शो होगा, किस कलर का दिखेगा। देखिए जैसे मान लीजिए आपका ऑरेंज है, जैसे अगर कोई आयन है वो अगर क्या कर रहा है ऑरेंज कलर को एब्जॉर्ब कर रहा है, ऑरेंज कलर को क्या कर रहा है अगर अवशोषित कर रहा है, तो इसका कलर कौन सा शो होगा, ब्लू कलर का। जैसे मान लीजिए कोई आयन है, जैसे मान लीजिए अगर आपका कोई M है, M2+ जैसे है, अगर कोई M2+ है, इसने क्या कर दिया है, यानी कि इसने क्या किया है अगर ऑरेंज कलर को एब्जॉर्ब किया है, इसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री कलर जिसको हम लोग क्या बोलते हैं पूरक, अगर यह ऑरेंज कलर को एब्जॉर्ब करेगा ये आयन हमको कैसा दिखेगा, ब्लू दिखेगा। कैसा दिखेगा, ब्लू दिखेगा। बात समझ में आ गई ना। इसी तरीके से अगर रेड को ये क्या कर रहा है एब्जॉर्ब कर रहा है तो क्या दिखेगा, इसका कलर ग्रीन दिखेगा। अगर यह रेड को एब्जॉर्ब कर रहा है तो क्या दिखेगा, इसका कलर ग्रीन आपको दिखेगा। यानी ये आयन यानी कि जो आयन होगा आपका M2+ जो हमने यहाँ पे लिखा है वो आपका ग्रीन दिखाई देगा। अगर यह क्या कर रहा है वायलेट को एब्जॉर्ब कर रहा है ये आपका येलो दिखेगा। तो ये होता है आपका पोलर यानी कि पूरक रंग इसको बोलते हैं, जिसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है, कॉम्प्लीमेंट्री कलर बोला जाता है। तो ये होता है आपका कलर क्यों प्रदर्शित करते हैं डी ब्लॉक के एलिमेंट, ये हमने यहाँ पे बेहतरीन तरीके से समझा। अगर आपको इसमें समझ में आया होगा तो भैया एक काम करिएगा, आप लोग एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दीजिएगा, ताकि आपका जो कमेंट होता है यही हमको थोड़ा सा और इंस्पायर करता है, हमको थोड़ा सा और इंस्पिरेशन देता है, और हम आगे से और महत्वपूर्ण वीडियो आप लोगों के लिए और अच्छा से अच्छा कंटेंट आप लोगों के लिए बनाते रहेंगे। लेकिन उसके पहले आप लोग इसको एक बार नोट कर लीजिए कॉम्प्लीमेंट्री कलर को। ठीक है, हो गया, ओके। तो आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करेंगे। ये हो गया आपका डी ट्रांजिशन क्या होता है, ठीक है ना, डी ब्लॉक में स्प्लिटिंग कैसे होती है और डी ब्लॉक के जो एलिमेंट होते हैं वो कलर कैसे शो करते हैं, ये आज की हमारी यानी कि क्लास की मुख्य टॉपिक थे। ठीक ना, इसी के साथ हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और ये वीडियो आप लोग सभी अपने मित्रों के साथ शेयर कर दीजिएगा। और भैया आप लोग लाइक नहीं करते हैं, लाइक कर दिया करिए, ताकि हमको पता लगे कि आप लोगों को वीडियो समझ में आ रहा है, पसंद आ रहा है, अच्छा लग रहा है कि नहीं अच्छा लग रहा है। आप लाइक कर देंगे तो हमको समझ में आ जाएगा। या फिर प्यारा सा आप लोग कमेंट कर दिया करिए आप लोग को ये वीडियो कैसा लग रहा है, या फिर अगर इसमें कोई भी मिस्टेक है आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से बता सकते हैं, उसको अगले वीडियो में सुधार किया जाएगा। ठीक है ना, इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप लोग जहाँ पर रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने माता पिता का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।